दोस्तों आज पेश है छत्तीसगढ़ का मायाजाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक बार दीपालपुर राज्य का राजकुमार महिपाल शिकार खेलने के लिए हिरण वन में गया। अभी वह शिकार की तलाश कर ही रहा था, अचानक उसके सामने एक सुंदर हिरनी घास चरती हुई दिखाई दी। अरे, यह कैसी अद्भुत हिरनी है। इसके खुरों में रत्न जड़े हुए हैं, हर पैरों में सोने का कड़ा है और सींग पर सोने चांदी का सुंदर काम है। यह कौन सी लोक की हिरनी है। महिपाल सम्मोहित सा उसे को देख रहा था कि वह हिरनी रुकी और सीधे कदमों से चलती हुई महिपाल के घोड़े के सम्मुख खड़ी होकर एकाटक महिपाल को देखने लगी। अरे, यह हिरनी इस प्रकार मुंह उठाए मेरी ओर क्या देख रही है। अगले ही पल हिरनी अपने अगले पांव हवा में उठाकर मोहिनी ढंग से नाचने लगी। पहली बार अपने जीवन में मैंने ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य को देखा है। कहीं हिरनी भी इस प्रकार नाचती है। हिरनी बहुत देर तक नाचती रही और महिपाल व अन्य सैनिक संबद्ध होकर उसके नृत्य को देखते रहे। अंत में हिरनी वहां से भाग निकली। यह देख महिपाल सैनिक को आदेश दिया, देखना हिरनी बचकर न निकलने पाए। हमें हर हाल में हिरनी जीवित अवस्था में चाहिए। आदेश पाते ही सैनिकों की टुकड़ी उस ओर दौड़ पड़ी। फिर हिरनी के चारों ओर से घेर कर सैनिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जब घेरा अधिक तंग हो गया तो हिरनी ने एक ऊंची छलांग लगाई और कुचाले भरती हुई एक झाड़ी में घुसकर नजर से ओझल हो गई। हताश सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। राजकुमार जी, हम हिरनी को नहीं पकड़ सके। तुम लोग से बाद में निपटूंगा, स्वयं हिरनी को देख लूं। कुछ दूर जाने पर वह अनोखी हिरनी दिखाई पड़ी। वह हिरनी महिपाल के घोड़े को उधर दौड़ा दिया। अब आगे आगे हिरनी और पीछे पीछे महिपाल का घोड़ा। सिर दी कुचाले भरती हुई हिरनी नजरों से ओझल हो गई। ओह, कहाँ गई वह हिरनी। महिपाल काफी देर तक हिरनी की खोज में भटकता रहा, फिर उसे कहीं नजर नहीं आई। इस दौड़ धूप में शाम हो चुकी थी। कुछ भी हो, मैं हिरनी के साथ लिए बिना वन से नहीं जाऊंगा। आज रात जंगल में बिताकर सुबह उस अद्भुत हिरनी की खोज में निकलूंगा। यह सोच वह अपने घोड़े से उतरा और उसकी पीठ को थपथपाता हुआ बोला, जा शेरू, अब तू थोड़ी देर आराम कर ले। घोड़े को घास चरने के लिए खुला छोड़ आराम करने के लिए वह एक पेड़ के तने पर टेक लगाकर बैठ गया। सिर दी नींद उसे पलकों से बेजल हो गई और खुर्र। महिपाल भयानक आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। लगता है इस वन में बहुत से हिंसक जानवर हैं, इसलिए जान बचाने के लिए मुझे पेड़ से चढ़कर रात गुजारनी होगी। महिपाल ने उस रात पेड़ की शाख पर रात गुजारी। मैंने अच्छा किया जो उचित समय पर पेड़ पर चढ़ गया, वरना भयानक जानवर मेरी बोटी बोटी नोच खा जाते। मैंने तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, पर मेरे प्यारे घोड़े शेरू का क्या होगा। उधर दीपालपुर में महिपाल के साथ वन में शिकार किए गए सैनिक दीपालपुर राज्य के राजा जसपाल से कह रहे थे, महाराज, महिपाल एक अद्भुत हिरनी का पीछा करते हुए हमसे बिछड़ गए। हमने राजकुमार को वन में बहुत खोजा, उनका कोई पता न चला। और राजकुमार कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। राजा जयपाल का मन चिंताओं में कांप उठा। इधर सुबह होने पर महिपाल पेड़ से नीचे उतरा, आसपास अपने घोड़े की खोज करने लगा। सिर दी, ओ आखिर उन हिंसक जानवर ने मेरे प्यारे शेरू को मौत की नींद सुला ही दिया। अब क्या करूं। क्या वापस अपने राज्य लौट जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। महिपाल पैदल ही वहां से चल पड़ा। उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता का ज्ञान नहीं था, इसलिए 5-6 घंटे वन में भटकने के पश्चात वह एक मैदान में पहुंचा। अरे, आबादी दिखाई दे रही है, वहां चलकर बाहर निकलने का रास्ता पूछता हूँ। नहीं,
यह सोच वह उस ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, ओह, इस भीड़ और दुर्गम के बीच इतना सुंदर महल और इतने मो- मनोहारी दृश्य, यह सपना है या अर्थात। हैरत में डूबे महिपाल ने उस महल के अंदर प्रवेश किया। इतना सुंदर और भव्य महल हमारा भी नहीं, लेकिन इतने सुंदर महल में कोई नजर नहीं आ रहा। आश्चर्य की बात है। वह घूमता घूमता महल के उद्यान में जा पहुंचा। यहाँ थोड़ा देर सोचता लूं, अगर कोई इस महल में हुआ तो मुझे देखकर जरूर बाहर आया होगा। और महिपाल झूले पर लेट कर थकान दूर करने वह चूर था और सिर दी नींद आ गई। उसे पता नहीं चला कि वह झूले में कितनी देर सोता रहा। उसकी नींद किसी 8 से खुली थी। उसकी धीरे धीरे सिर उठाकर देखा तो आवाज आई, ओह, कितनी सुंदर आकर्षक युक्ति है। युक्ति अपने चुपचाप सरोवर के तट पर पहुंचकर सुराही में पानी भरा और वापस लौट गई। आखिर बात क्या है? यह लड़की बाहर आई, इसने मुझे देखा भी न, और न तो इसने मुझसे नजर मिलाई, न यह मुझसे कुछ बोली। युक्ति बहुत सुंदर थी। उसे देखकर महिपाल का दिल जोर से धड़क उठा। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे जिस दरवाजे से युक्ति गायब हो गई थी, उस उसी में से एक अधेड़ा व्यक्ति बाहर निकला। महिपाल ने आकर्षणीयपूर्वक बोला, इस महल में तुम्हारा स्वागत है युवक। श्रीमान, मैं सपन और थकान से चूर हो गया था, इसलिए आराम करने के उद्देश्य से आपके महल में चला आया था। मैं आ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं बिना इजाज़त आपके उद्यान में आकर सो गया। मेरी उद्दंडता को क्षमा कीजिए। आज पहली बार हम महल में कोई मेहमान आया है, उसकी हमें बहुत खुशी है। आइए विराजिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। महिपाल उठा और उसके साथ महल में चल दिया। अधेड़ आदमी महिपाल को ले जाकर एक कक्ष में पहुंचा। ये मेरी पत्नी केतकी है। महिपाल ने हाथ जोड़कर केतकी को प्रणाम किया और उसमें प्रत्युत में केतकी ने उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात, आप तुम थके हुए हो, कुछ आराम कर लो, फिर आराम के बाद बात होगी। चलो केतकी, आप ठीक कहते हैं स्वामी। केतकी अपने पति के साथ उस कक्ष से बाहर निकल गई। तब महिपाल शयन कक्ष में लेटा सोचने लगा, मैं कहाँ आ फंसा। इस महल में अभी तक मुझे केवल 3 मनुष्य दिखाई दिए हैं। कहीं यह महल कोई मायावी तो नहीं। महिपाल यह सोचकर परेशान हो उठा, लेकिन थकान उसे बहुत ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और सिर दी गहरी नींद की आगोश में चला गया। जब वह जागा तो डेढ़ व्यक्ति उसी के शयन कक्ष में खड़ा पाया। जाग गई हो? जी श्रीमान। आओ अब भोजन इत्यादि कर लो। चलिए श्रीमान। कुछ देर बाद, ओह, ये सब व्यंजन बहुत ही लाजवाब है। इतनी बेहतरीन खाना तो आज तक मैंने नहीं खाया। राजा खाने के पश्चात, आओ युग, थोड़ी देर उद्यान में घूम आए। चलिए श्रीमान। और महिपाल उसके साथ उद्यान में चल दिया। उद्यान में घूमने समय अधेड़ आदमी ने महिपाल से कहा, युवक, हमारे इस महल में प्रवेश करते तुमने यह पूछना कि तुम कौन और कहाँ से आए, ठीक न होता। अब तुम्हारी तरह आराम से भोजन कर चुकी हो तो हमारी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। श्रीमान, मेरा नाम महिपाल है। मैं दीनापुर राज्य का राजा जयपाल का पुत्र हूँ। मैं इस वन में आकेट करने आया था और एक अनोखी हिरणी का पीछा करता हुआ भटक गया। इधर उधर भटकता हुआ आपके महल तक पहुंच गया। अब तो आप जान ही गए होंगे श्रीमान मैं कौन हूँ, और आप भी मुझे अपने बारे में बताइए। यह महल वीरानी जंगल में क्यों है और आपको मैन मनुष्य से भीड़ क्यों नहीं? सुनो राजकुमार, मेरा नाम मेहर सिंह है। मैं रेगिस्तान में हरिगढ़ राज्य का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सूखे मेवे के बहुत बड़े व्यापारी थे। हमारे पास कोई कई 100 ऊँट थे। उन ऊँटों पर माल लाद कर हम दूसरे जंगलों में ले जाकर बेचा जाता था और वहाँ से माल खरीद कर हरीमगढ़ लाया जाता था। मेरे पिता बूढ़े हो चले
एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटे मनोहर, अब तुम जवान हो गए हो और समझदार भी। कोई काम ऐसा नहीं होता जिसे न कर सको। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए व्यापारी कारवा के साथ दूसरे नगरों और राज्यों में नहीं जा सकता। इसलिए यह जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। पिताजी, ठीक है पिताजी, अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कुछ दिनों बाद मैं 100 ऊँटों के सूखे मेवे लाद कर व्यापारियों के कारवा के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की ओर चल दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचकर हमारा काफिला एक सराय में रुका। उस नगर के व्यापारी सराय में हमारा माल देखने आए। माल अच्छा है। उचित माल पर वे मेरा माल खरीद उचित मोल पर वे मेरा माल खरीद ले गई। अपना सारा माल बिक जाने से बाद में सोचने लगा, मेरा माल बिक चुका है, अब सराय खाली बैठने की बजाय क्यों ना नगर का एक चक्कर लगाऊं। यह सोच मैं घोड़े पर सवार होकर नगर में घूमने के लिए निकल पड़ा। नगर में घूमते छत्तीसगढ़ के द्वार पर पहुंचा। रहे यहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है। मैं घोड़े से उतरकर भीड़ को चीर कर आगे पहुंचा। ओ इतना सुंदर सजीला बाकायुक बेचारे की हड्डियां रह गई हैं। हाय कितना सुंदर और जवान जवान मारा गया। मैंने अपने पास खड़े आदमी से पूछा, भाईजान क्या माजरा है, यह अस्थि पिंजर किसका है। आदमी हैरत से मेरी ओर देखा और बोला, इस शहर में नए आए हो शायद। हाँ भाई, हरीमगढ़ का रहने वाला हूँ, इस नगर में व्यापार हेतु आया हूँ। सुनो भाई, इस राज्य का राजकुमार रूपमती का ऐलान है कि जो भी युवक उसके महल में एक रात बिता कर अगले दिन जीवित महल से बाहर निकल आएगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी। जिस युवक का तुम यह अस्थि पिंजर देख रहे हो, यह बेचारा भी राजकुमारी रूपवती के महल में रूपवती के साथ विवाह करने के उद्देश्य से कल उसी महल में रात बिताने गया था। अन्य युवकों की भांति इसका भी अस्थि पिंजर महल से बाहर निकला। बेचारा रूपवती के विवाह की इच्छा गले लगा बैठा। मौत अनोखी बड़ी अनोखी और क्रूर शर्त रखी है राजकुमारी रूपवती ने अपने विवाह की। भाई रूपवती है ही इतनी अनुपम सुंदरी, उससे विवाह करने की इच्छा मन में लिए अब तक न जाने कितने युवक हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आज कोई भी राजकुमारी के महल में एक रात बिताकर जीवित बाहर नहीं निकल सका। ओह, कुछ देर बाद भीड़ वहां से छटने लगी। वह भी वहां से चल पड़ा। वाकई छत्तीसगढ़ की राजकुमारी रूपवती इतनी रूपवती है, लोग उसे पाने के लिए संघर्ष मौत को गले लगाने को तैयार हो जाते हैं। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वह बाजार पहुंचा। खरीद लो भाई, मुझे बुढ़िया से एक पिटारी खरीद लो। पता नहीं क्यों बुढ़िया ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बुढ़िया माँ, अपनी पिटारी बेचोगी। हाँ, क्यों नहीं बेचूंगी, मैं तो यहाँ बैठी ही बेचने के लिए हूँ, पर मेरी पिटारी बहुत महंगी है। इसकी कीमत पूरी 101 स्वर्ण मुद्राएं हैं। बूढ़ी माँ, आखिर इस पिटारी में ऐसी क्या चीज़ है जिसे इतनी ज़्यादा कीमत मांग रही हो। पिटारी बिकने तक खरीदार यह राज ही रहेगा कि इस पिटारी में क्या है। इसे खरीद कर जब तुम इसे खोल कर देखोगे, शायद इस पिटारी की मदद से तुम्हारी तकदीर खुल जाए। ठीक है बुढ़िया माँ, तुम्हारे कहने पर मैं पिटारी खरीद लेता हूँ। देखता हूँ कैसी पिटारी है, मेरी तकदीर कैसे खोलती है। इसलिए मैंने 100 और स्वर्ण मुद्राएं बदले बुढ़िया से पिटारी ले ली। सराय में आकर मैंने उस पिटारी को खोला। ओह, इतनी सुंदर तस्वीर देखकर नीचे राजकुमारी रूपवती लिखा है। यह छत्तीसगढ़ की राजकुमारी रूपवती की है। मैं एक तस्वीर देखने लगा, सिर दी बेहोश हो गया। होश में आने पर मैंने अपने काफिले के लोगों से गिरा। उन सबके चेहरों पर मेरे प्रति चिंता की झलक थी। इसने आंखें खोल दी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेर सिंह जिंदा है, वरना हमें इसके जीवन की आस छोड़ बैठे थे। तुमने साथ मुझे मेरे साथियों से पता चला पिछले 3 दिनों से बेहोश था। फिर मुझे
बेहोश होने का कारण पूछने लगे। उन्होंने मेरे दिल की असली हालत मालूम न पड़े, इसलिए मैं उनसे बोला, 3 दिन पहले मैं बहुत देर तपती धूप धूप में नगर में घूमता रहा, शायद वहीं थकान के कारण बेहोश हो गया था। मेरा हालचाल पूछ सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। सहसा मुझे याद आया, बेहोश होने से पहले मेरे हाथों में राजकुमारी रूपवती की तस्वीर थी। वह तस्वीर कहाँ है? मैंने अपने कक्ष में चारों ओर रूपवती की तस्वीर की खोज की, मुझे तस्वीर नहीं मिली। मैं बुरी तरह निराश हो बैठा। तभी हमारे काफिले का सरदार लेखम काका कक्ष में प्रवेश किया। बेटा मेहर सिंह, तुम जिस तस्वीर के लिए परेशान हुआ मेरे पास है। आपके पास काका? लेकिन वह तस्वीर आपके पास कैसे पहुंची काका? बेटा जिस बेटा 3 दिन पहले जब मैं इस कार्य से तुम्हारे कक्ष में आया, तुमको बेहोश पड़े देखा। तुम्हारे हाथ में राजकुमारी रूपवती की तस्वीर देख मैं बेहोशी का कारण समझ गया और तस्वीर लेकर तुम्हारे कक्ष से चला गया। आज मैं तुम्हें यह तस्वीर देने आया हूँ, लो यह तस्वीर संभालो। मैंने लेखमल काका से राजकुमारी रूपवती की तस्वीर ले ली। तत्पश्चात, बेटे हमारे व्यापार कार्य में यहाँ पूरा हो चुका है, इसलिए हमें कल निकलते हैं। पहले हम लोग यहाँ से अपने देश वापस चल पड़ना है। काका आप लोग देश के लिए रवाना हो जाएं, मैं अभी इस नगर में ठहरूंगा। लेकिन बेटे तुम इस नगरी में किस उद्देश्य से रुकना चाहते हो? काका अब आपसे क्या छिपाना, मैंने राजकुमारी रूपवती की शर्त पूरी करने का निश्चय किया है। ओह यह क्या बात है बेटे, मैं तो कहता हूँ तुम रूपवती का विचार त्याग दो। क्यों काका? बेटे वह खूबसूरत और निर्दयी राजकुमारी रूपवती के कारनामे के बारे में कौन नहीं जानता। उसके रूप जाल में पागल हुए युवक शर्त पूरी नहीं कर पाते और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम भी उस नागिन के शिकार बनो। काका अगर मेरे 100 सिर भी होते तो मैं रूपवती के लिए कटवा लेता। मैं उसकी शर्त पूरी करूंगा या नहीं, पर मरने से पहले मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी बातों पर कोई असर न होते देख लेखम चाहता ने ठंडी सांस भरते हुए बोला, बेटा आज से 30 साल पहले मेरा छोटा भाई भागनमल भी तुम्हारी तरह रूपवती के रूप जाल में फंसकर मौत गले लगा बैठा। तुम्हारी जिद देखकर आज मुझे बरपस ही भागलमल की याद आ गई। यह आप क्या कह रहे हैं काका? 30 साल पहले भला रूपवती कहाँ होगी? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, 30 वर्ष पहले भी इतनी ही युवा इतनी ही आज जितनी ही थी, वह किसी तांत्रिक शक्ति द्वारा सदियों से चिरआयु बनी हुई है। ओह यह तो बहुत हैरत की बात बताई आपने काका। बेटा तुम्हारे पिता ने तुम पर भरोसा करके व्यापार हेतु इस नगर में भेजा, तुम्हें उसके भरोसे की लाज रखनी चाहिए। मेरी मानो तो जल्दी से जल्दी यहाँ से माल खरीदो और हमारे साथ रवाना हो चलने की तैयारी करो। घर जाकर व्यापार से कमाए धन को अपने पिता को सौंप दो। फिर तुम चाहे रूपवती से प्यार में पागल हो या अपने सिर कटाने यहाँ वापस लौट आओ। आप ठीक कह रहे हैं काका। और फिर मैं अपने काफिले के साथ हरीमगढ़ के लिए वापस चल पड़ा। रूपवती मैं इस समय तेरे राज्य में वापस जा रहा हूँ, पर कसम खाता हूँ मैं सिरदी वापस लौटूंगा और तुझसे ब्याह कर अपने देश ले जाऊंगा। सिरदी हमारा काफिला रेगिस्तान में जा पहुंचा। अभी हमारे काफिले ने रेगिस्तान में थोड़ा सा ही रास्ता तय किया था कि तेज आंधी चलने लगी। रेत उड़कर हमारी आंखों में घुसने लगा और उसी समय आंधी का एक तेज झोंका आया और मुझे ऊंट से उठाकर अपने साथ ले गया। अरे अरे कोई बचाओ! भय की अधिकता से मैं होश गंवा बैठा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इसी उद्यान में पाया। क्या? हाँ बेटा। और उस समय मुझे चारों ओर खूबसूरत लड़कियां से घेरा हुआ था। पहले मैंने सोचा कि सुंदर लड़कियों के रूप में मुझे बुरी आत्माएं ने घेर रखा है, पर अचानक उनमें से एक सुंदरी मुझसे बोली, आप हमसे बिल्कुल न डरिए। लेकिन आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया?
उस सुंदरी ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और मुझे प्यार से सिर के बालों पर हाथ फेरती हुई बोली, एक खूबसूरत नौजवान, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम केतकी है। मेरी एक गलती के कारण परियों की रानी ने मुझे लोक से निकाल दिया, मुझे यहाँ भेज दिया। अब मुझे जीवन पर्याप्त पृथ्वी पर रहना है। मेरे लिए यह महल परियों की रानी ने ही बनाया है और अपनी रानी की आज्ञा के अनुसार कोई भी आदमी मुझे ढूंढ कर उससे विवाह कर घर बसा सकती हूँ। अगन अनुसार मैं कोई भी आदमी ढूंढ कर उससे विवाह कर 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 बसा सकती हूँ, लेकिन मुझे आज तक पृथ्वी पर अपनी पसंद का कोई आदमी नहीं मिला। आज जब मैं अपनी सखियों के साथ रेगिस्तान के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। पहली नज़र में तुम मुझे भा गई और इसलिए मैं रेत की आंधी बनकर तुम्हें यहाँ अपने महल में उठा लाई। ओह, मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाई हो केतकी? नौजवान, क्या अब भी तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझे? सुनो, मैं तुम्हें विवाह करना चाहती हूँ। विवाह के पश्चात मेरे साथ इसी महल में रहना होगा। केतकी का प्रस्ताव सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सोच में पड़ा देखती केतकी ने मुझसे बोली, नौजवान, तुम्हारा सामान, दौलत व ऊँट जो रेगिस्तान में रह गए थे उनकी फिक्र न करो। तुम्हारे काफिले के साथ ही सारा सामान ले जाकर तुम्हारे पिता को सौंप देंगे। वह सब तो ठीक है, लेकिन केतकी ने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी कि और मुझसे लिपट गई। नौजवान, कुछ भी हो, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। केतकी किसी भी कीमत पर मुझसे अपनी बात मनवाना चाहती है। मैंने सोचने लगा, इस रूपवती के प्यार करता हूँ, पर मैं रूपवती से प्यार करता हूँ, पर अब उसके पास लौटकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा होगा। पूनम चांद सुंदर केतकी इस समय मुझे पर बुरी तरह निसार है। इतनी दूर और हाथ न आने वाली रूपवती के पास लौटने से अच्छा है कि मैं केतकी के साथ सुख चैन से रहूं। मैंने केतकी का प्रस्ताव मान लिया और सखियों की मौजूदगी में मेरा केतकी का विवाह हुआ। तत्पश्चात केतकी की सखियां उससे बोली, केतकी, अब हम परिलोक वापस जाना का समय आ गया है। जाओ बहनों, परी रानी ने तुम्हें तभी तक पृथ्वी पर मेरे पास रहने का आदेश दिया था जब तक मैं पृथ्वी पर विवाह न हो जाए। बाकी परियां हम दोनों को विदा। उसी समय परिलोक उड़ गई। अब महल में मैं और केतकी ही बचे रह गई। कुछ दिनों तक मैंने केतकी के साथ बड़े सुखपूर्वक गुजारे। एक दिन मैं केतकी से बोला, केतकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है, मुझे उससे मिलने जाना है। स्वामी, आपके पिता मेरे ससुर हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। केतकी के साथ मैं जिस समय हमीमगढ़ अपने पिता के पास पहुंचा उस समय वो अंतिम सांसें ले रहे थे। मुझे देखते ही बोली, बेटा, अच्छा तू आ गया। कहते कहते मेरे पिता ने अंतिम हिचकी ली और प्राण पे उड़ गए। राजकुमार पिता का अंतिम संस्कार कर मैंने केतकी के साथ पुनः इस महल में वापस लौट आया और तब इसी महल में केतकी और अपनी बेटी गुलनार के साथ रह रहा हूँ। गुलनार, वही गुलनार जो तुमने हिरणी बनकर वन में दिखाई दी थी। यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ राजकुमार, वह मेरी बेटी गुलनार ही थी। उसकी परी माँ केतकी ने गुलनार को खूब खूब कई खूबियाँ दी हैं। वह मनचाहा रूप धर सकती है। अच्छा राजकुमार, तुम्हारी तकदीर में यहाँ ना बंधा था। मेरी दिली इच्छा है गुलनार से तुम्हारा विवाह हो जाए। आपकी बेटी गुलनार के साथ विवाह करके मुझे खुशी होगी, लेकिन मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। उसके लिए उससे तुम मिल चुकी हो राजकुमार। महल के सरोवर में जो लड़की सुराही भरने जाती है तो जाती तुमने देखी थी, वही मेरी बेटी गुलनार है।
वो तो वो वही गुलनार थी। हाँ राजकुमार, तब तो मैं गुलनार के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। वे दोनों काफी देर तक उद्यान में घूमते रहे। तत्पश्चात महल में वापस चली गई। उसी रात जब महिपाल काफी देर नींद नहीं आई तो अपने कक्ष से बाहर निकला, महल के उद्यान में चला आया। अरे गुलनार तो यहीं बैठी हुई है। तभी गुलनार की दृष्टि उस पर पड़ी, उठकर वहां से जाने लगी। महिपाल ने उसे आवाज दी, रुको गुलनार। गुलनार रुक गई और शर्म की वजह से वह नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। तभी महिपाल उसके पास आया। गुलनार, क्या तुम सचमुच से मुझसे ब्याह करना चाहती हो? गुलनार चुपचाप खड़ी रही। यह देख महिपाल पुनः बोला, बोलो गुलनार बोलो, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे विवाह करने की कोई तमन्ना नहीं। गुलनार ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। ऐसा न कहिए महिपाल, मैं वास्तव में तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर गुलनार वहां से भाग खड़ी हुई। अगले दिन महिपाल केतकी और मेहर सिंह के साथ बैठी खाना खा रही थी तो मेहर सिंह जी, राजकुमारी रूपवती का चित्र का क्या हुआ जो आपने 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले उस बुढ़िया से खरीदा था? इससे पहले मेहर सिंह महिपाल को कुछ बताता केतकी ने चौंक कर मेहर सिंह की ओर देखा। तो आपने राजकुमार महिपाल की रूपमती के विषय में सब कुछ बता दिया? हाँ केतकी, राजकुमार की जिज्ञासा शांत करने के लिए मुझे सब कुछ बताना ही पड़ा। तब मेहर सिंह ने महिपाल से कहा, राजकुमार, छत्तीसगढ़ से रवाना होने से पूर्व मैंने राजकुमारी रूपवती के उस चित्र को अपने कपड़े में लपेटकर अपनी छाती से बांध लिया था। इसलिए रेत की आंधी में उड़कर जब मैं इस महल में आकर गिरा तो वह चित्र मेरे पास ही था। ओह, तब तो यह चित्र आपके पास ही होगा। हाँ राजकुमार, मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ है। क्या मैंने एक नज़र रूपवती के चित्र को देख सकता हूँ? यह सुनकर मेहर सिंह केतकी ने इशारे से उसे मना कर दिया। तब मेहर सिंह ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम उस चित्र को न देखो। यह सुनकर महिपाल चुपचाप भोजन करने लगा। खाना खाने के पश्चात केतकी ने मेहर सिंह से कहा, स्वामी, महिपाल और गुलनार का विवाह आज ही होना चाहिए। मैं जय जयमाला बनाने के लिए वन में फूल तोड़ लाती हूँ। ठीक है केतकी। केतकी उसी समय फूल तोड़ने चली गई। तभी महिपाल उचित मौका देखकर बाहर मौका जान मेहर सिंह के पुनः बोला, मेहर सिंह जी, मैं आपका दामाद बनने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे होने वाले दामाद को छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कौन सी इच्छा राजकुमार? मेहर सिंह, एक बार फिर आ, आप मुझे राजकुमारी पद्मी का वह चित्र दिखा दीजिए, इस जो इस समय आपके पास है। ओ राजकुमार, यह तुमने कैसी इच्छा प्रकट की है? मेहर सिंह परेशान हो उठा। फिर कुछ सोचकर वह महिपाल से बोला, राजकुमार, तुमने दामाद के रूप में पहली बार मुझसे कुछ चाहा है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम यहीं रुको, मैं राजकुमारी रूपवती का चित्र लेकर आता हूँ। और महिपाल को वहीं छोड़ मेहर सिंह रूपवती का चित्र लेने अपने कक्ष में चला गया। कुछ देर बाद वह चित्र लेकर वापस लौटा। यही है रूपमती का चित्र राजकुमार। महिपाल ने मोहर सिंह से चित्र ले लिया। जैसे ही उसने कपड़ा हटाकर देखा, इतना रूप! महिपाल तस्वीर में एकाक देखता रह गया और सिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो केतकी और मेहर सिंह ने गुस्से में यह कहते सुना, मैंने तुमसे पहले ही राजकुमारी रूपवती का चित्र दिखाने से मना किया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करता केतकी, राजकुमार की इच्छा के सामने मुझे झुकना पड़ा। तभी महिपाल ने आंखें खोल ली। यह देख राजकुमारी, तुम होश में आ गए? महिपाल ने खोई खोई आंखों से मेहर सिंह की ओर देखा। मेहर सिंह जी, मुझे एक बार राजकुमारी रूपवती की तस्वीर दिखा दीजिए। नहीं, अब वह तुम्हें कदापि नहीं दिखाऊंगा राजकुमार। महिपाल बहुत अनुन विनय पर मेहर सिंह की उसकी बात मानी। हार कई महिपाल वहां से अपने कक्ष में चला आया।
राजकुमारी रूपवती के रूप में ऐसा जादू कर दिया कि मुझे रूप के आगे अपने गुलनार का रूप भी फीका लगने लगा। और महिपाल को उस महल में रहते कई दिन बीत गए। केतकी और मेहर सिंह उसे गुलनार के साथ विवाह कर लेने की जिद करते, पर वह जवाब में उनसे कुछ न कहता। एक दिन निराश होकर मेहर सिंह उससे कहा, राजकुमार, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे मन में जो भी कोई बात है हमसे कहो। आप मुझे यहाँ से जाने दें, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है राजकुमार? तुम गुलनार के साथ विवाह करने वाले हो। यह बीते कल की बात है मेहर सिंह जी, जब तक मैंने राजकुमारी रूपवती की वह दिलफरेब तस्वीर नहीं देखी थी। ओह, तो यह बात है। अब तुम रूपवती के लिए छत्तीसगढ़ जाना चाहते हो राजकुमार? हाँ मेहर सिंह जी, आपने मुझे उस रूपवती का चित्र दिखाया है। मैं जानता हूँ चित्र की वजह से आप किसी समय बहुत सी मुसीबत उठा चुके हैं, फिर भी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं राजकुमारी रूपवती की तस्वीर देखते ही एक बार प्यार का मैं दीवाना हो उठा हूँ। मुझे अब उसके पास जाना ही होगा। उसके कृपा करके मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। राजकुमार, जिद न करें, शायद तुम छत्तीसगढ़ पहुँच सको। वह यहाँ से बहुत दूर है, रास्ते में बहुत खतरनाक है। इसलिए एक बार फिर तुमसे कहता हूँ कि तुम अपना इरादा बदल दो। मेहर सिंह ने लाख समझाया, लेकिन महिपाल अपने निश्चय पर अडिग रहा। यह देखते केतकी ने ठंडी सांस भरी। लगता है बदनसीब गुलजार के भाग्य में खुशी नहीं लिखी। उसे अपने उसने कल्पना की थी। राजकुमार, मैं जान गई हूँ अब हमारे रोके से नहीं रुकोगे, इसलिए आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ जिसके विषय में मैंने आज तक अपने पति को नहीं बताया है। सुनो, यह सच है, राजकुमारी रूपवती वास्तव में इतनी खूबसूरत है कि पहली नज़र देखने वाले तुरंत बेहोश हो जाए। पर छत्तीसगढ़ के राजमहल में बरसों से राजकुमारी रूपवती रह रही है। उसकी असली रूपवती नहीं है क्या? यह तुम क्या कह रही हो केतकी? हाँ स्वामी, मैं ठीक कह रही हूँ। असली राजकुमारी रूपवती तो बरसों से मोम की पुतली बनी हुई कंटक वन में एक गुफा में पड़ी हुई है। तो वह कौन है जो राजकुमारी रूपवती के रूप में बरसों से छत्तीसगढ़ में राजमहल में रह रही है? वह मरघट की पिचासनी चंडिका है। राजकुमारी रूपवती को अपने तंत्र मंत्र के बल से पिचासनी चंडिका ने मोम की पुतली बना दिया, वन की गुफा में छिपा रखा है। वह समय उसका रूप धरकर राजमहल में रह रही है। ओह, यह तो तुमने बहुत हैरानी अंगेज कर बात बताई केतकी। यह पिचासनी चंडालिका ने रूपवती के साथ ऐसा क्यों किया? स्वामी, पिचासनी चंडालिका ने मानव का मांस खाने का कुचित शौक है। जंगल में रोज रोज मानव मांस खाने को वह कहाँ से मिलता। सो राजकुमारी के रूप धरने से उसकी समस्या आसानी से हल हो गई। वो कैसे? राजकुमारी रूपवती का रूप धरकर चंडालिका ने यह ऐलान कर दिया, जो भी महल में एक रात गुजारेगा, अगले दिन जीवित उसके महल से बाहर निकल जाएगा, वह उसी के साथ विवाह करेगी। उसके रूप जाल में फंस प्रतिदिन कोई न कोई अभागा युवक उसे विवाह को की कामना के लिए उस महल में रात बिताने चला जाता है। और फिर उस रात चंडालिका अपने असली रूप में आकर उस अभागे को खा जाती है और सुबह उसके अस्थि पिंजर महल के बाहर फेंकवा देती है। वो यह रहस्य रूपवती की शर्त में अभी तक पूरा न होने का। हाँ राजकुमारी, और वह बुढ़िया भी पिचासनी चंडालिका के अपने तंत्र मंत्र बल पर उत्पन्न की हुई है, जो छत्तीसगढ़ में आए खूबसूरत युवकों और राजकुमारी रूपवती का चित्र भेजती है, ताकि वह चित्र को देखकर युवकों में रूपवती को पाने प्रति जिज्ञासा बनी रहे।
ओह, यह बुढ़िया भी मायावी थी। महिपाल अब केतकी से बोला, माँ, अब तो मेरा छत्तीसगढ़ जानना और भी जरूरी हो गया। मैं वह पिचासिनी चंडालिका का भांडा फोड़ उसे मजा चखाना चाहता हूँ और असली राजकुमारी रूपवती को दुष्टा की कैद से छुड़ाने चाहता हूँ। लेकिन तुम उस तांत्रिक दुष्टों को कैसे मजा चखाओगे राजकुमार? केतकी की बात सुनकर महिपाल चौंक पड़ा। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। यह देख केतकी ने उससे कहा, इस तरह परेशान न हो राजकुमार, इस नेक काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। आप माँ? हाँ राजकुमार, मैंने तुम्हें ऐसा जादुई लेप दूंगी जिसको शरीर में मलने के पश्चात तुम शरीर वज्र का हो जाएगा। जैसे ही चंडिका तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे शरीर में अपने दांत गड़ाएगी, तुरंत उस वह सिक्का शरीर जल कर राख हो जाएगा। क्या ऐसा लेप, कोई लेप आपके पास है माँ? हाँ राजकुमार, शायद तुम भूल गए कि मैं एक परी हूँ। परी कुछ भी कर सकती है। यह कह केतकी ने हवा में हाथ उल्लाया। अगले ही पल उसके हाथ में जादुई लेप आग का पात्र आ गया। यह वह उसे महिपाल की ओर बढ़ाती बोली, लो राजकुमार, यही जादुई लेप। पिचासिनी चंडालिका के अंत के बाद तुम कंटक वन की उस गुफा में जाना, इस जिससे असली राजकुमारी मोम की पुतली बनी पड़ी है। वहां जाकर उसके शरीर पर यह जादुई लेप मलना। लेप के प्रभाव से मोम रूपी रूपमती असली रूप में आ जाएगी। ओह माँ, आपने जादुई लेप ने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी। और महिपाल अपनी जादुई लेप का पात्र ले लिया। तब केतकी द्वारा हवा में हाथ लहराया और अगले ही पल वहां घोड़ा प्रकट हुआ। राजकुमार, यह मायावी घोड़ा तुम्हें छत्तीसगढ़ आसानी से पहुंचा देगा। उस मायावी घोड़े पर चढ़ महिपाल जैसे ही हवा में जाने का उद्यम हुआ, गुलनार दौड़ती हुई आई। राजकुमार, राजकुमार, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहूंगी? गुलनार, मेरा रास्ता न रोको, मुझे जाने दो। वादा करता हूँ मैं सिरधी वापस लौटूंगा और तुमसे ब्याह करूंगा। और उस उन सबसे विदा ले महिपाल वहां से चला गया। सिरधी वह तपते रेगिस्तान के पास गया। मेरे प्यारे घोड़े, मुझे तपते रेगिस्तान पार पहुंचा दे। आदेश देने भर की देर थी कि मायावी घोड़ा जमीन से ऊपर उड़ा और कुछ ही देर बाद तपते रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। परिमा ने यह मायावी घोड़ा न दिया होता तो मैं कभी भी इस आग के उबलते रेगिस्तान को पार न कर सकता था। जल्दी ही घोड़ा रेगिस्तान पार कर लिया और रेगिस्तान पार करने पर वह पुनः धरती पर उतर आया। लंबा सफर तय करने पर मैं पहल छत्तीसगढ़ पहुंचा और राह में उसकी भेंट उस बुढ़िया से हो गई जो 100 स्वर्ण मुद्राएं में अपनी पिटारी बेचती थी। ले लो बेटा, यह पिटारी बहुत कीमती है और तुम्हारे भाग्य में हुआ तो शायद तुम्हारी किस्मत खोल दे सकती है। नहीं बुढ़िया, मुझे तुम्हारी पिटारी नहीं चाहिए। वैसे मैं जानता हूँ तुम पिटारी में कौन सी कीमती चीज है। यह महिपाल ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बुढ़िया चारों तरफ जाते देखती रह गई। महिपाल सीधा छत्तीसगढ़ के राजा जोगिंदर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं राजकुमारी रूपवती से विवाह करना चाहता हूँ और राजकुमारी के ऐलान के अनुसार आज रात मैं उसके महल में बिताने आया हूँ। तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम राजकुमारी के रूपवती से विवाह करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजकुमारी रूपवती की शर्त पूरी करना बच्चों का खेल नहीं। मुझे डर है कि तुम और औरों की भांति राजकुमारी की शर्त पूरी नहीं कर पाओगे और बेकार में मारे जाओगे। राजन, यह तो आने वाला समय बताएगा कौन किसको मारता है। यह सुनकर जोगिंदर सिंह गहरी श्वास छोड़ते हुए कहा, युवक कौन नहीं चाहता कि उसकी वंश की कन्या का विवाह हो। राजकुमारी के रूपवती मेरे दादा के जमाने में राजवंश में जन्म लिया था और आज तक राजकुमारी रूपवती न जाने कौन सी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा चिर आयु बनी हुई है। अपने दादा और पिता की भांति मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि राजकुमारी रूपवती का ब्याह अपनी ससुराल जाए, पर लगता है
उनकी बात ही मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राजन, आपकी इच्छा इस बार अवश्य पूरी होगी। बस आप मुझे एक बार राजकुमारी रूपवती के महल में एक रात बिताने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, तुम अपने मन की करके देख लो युवक। वैसे हमारा विश्वास है कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजन, जो मेरी किस्मत में होना लिखा है वह हर हाल में होकर रहेगा। और तब जोगिंदर सिंह आदेश पर एक सेविका राजकुमारी रूपवती के महल में लेकर पहुंची। उसे देखकर रूपवती रूप धारे पिचासनी चंडिलिका हंसकर बोली, तुम तो मुझसे विवाह करने की कामना लेकर आए हो। हाँ राजकुमारी जी, शर्त के मुताबिक तुम्हें आज रात हमारे महल में रात गुजारनी होगी। सुबह यदि तुम जीवित बचे तो तुमसे विवाह कर लूंगी। मैंने आपके महल में आज रात गुजारने की को तैयार हूँ राजकुमारी जी। राजकुमारी रूपवती ने उसे अपने महल की अतिथि कक्ष में ठहरा दिया। रात होने से पहले महिपाल अपने शरीर पर केतकी द्वारा दी गई मायावी लेप की मालिश करनी शुरू कर दी और तत्पश्चात अपने वस्त्र पहन लिए और रात्रि होने पर शयन कक्ष में लेटकर सोने का अभिनय करने लगा। अर्धरात्रि बीतने के पश्चात चंडालिका उसके कक्ष में कदम रखा। ओ, आज तो बहुत तगड़ा शिकार हाथ लगा है, इसे खाने में बहुत मजा आ जाएगा। और शयन कक्ष में आते ही वह चंडालिका पिशाचिनी का रूप परिवर्तन हो गई। और ओह, बड़ी भयानक है यह तो। पिशाचिनी आगे बढ़ी और महिपाल की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। अगले ही पल पिशाचिनी के शरीर में आग की लपटें फूटने लगी। ओ, यह क्या हुआ? ओ, धू धू कर जलने लगी। महिपाल शयन कक्ष से उठ खड़ा हुआ। पिशाचिनी चंडिलिका, तूने बहुत से निरपराध युवकों को मार कर खाया है, आज अपनी बारी आई तो घबरा उठी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर में चंडालिका राख के ढेर में परिवर्तन हो गई। जब महिपाल अपने मायावी घोड़े को याद किया, मायावी घोड़ा तुरंत सामने प्रकट हुआ। मायावी घोड़ा मुझे तुरंत ही इस समय कटक वन में ले उस गुफा के पास ले चल जिसमें राजकुमारी रूपवती मोम की गुड़िया बनी पड़ी है। अगले ही पल घोड़ा आकाश में उड़ चला। सिर दी उसने महिपाल को कटक वन में पहुंचा दिया। मायावी घोड़े, तुम यहीं रुकना, मैं गुफा में राजकुमारी रूपवती के पास जा रहा हूँ। वह अंदर पहुंचा। सचमुच पिशाचिनी चंडालिका ने बिल्कुल राजकुमारी रूपवती जैसा रूप धरा था और महिपाल ने फेंट से मायावी लेप का पात्र निकाला। मोम की बनी रूपवती पर वह लेप करना आरंभ कर दिया। अगले ही पल रूपवती में हरकत हुई। आप कौन है? रूपवती, मैं दीपालपुर का राजकुमार महिपाल। तुम यहाँ वर्षों से मोम की पुतली बनी पड़ी थी। और महिपाल ने विस्तारपूर्वक रूपवती को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रूपवती हक्की बक्की रह गई। ये भगवान, मैं इतने लंबे अरसे से यहाँ गुफा में पड़ी रही। रूपवती, अब देर न करो, अब छत्तीसगढ़ मेरे साथ साथ छत्तीसगढ़ चलो। सर्दी महिपाल रूपवती को लेकर उस कक्ष में पहुंचा जहाँ चंडालिका रूपवती के वेश में रह रही थी। राजकुमारी, तुम अपना राज भूलकर भी किसी से नहीं बताना। यह राज तुम्हारे और हमारे बीच रहेगा। जो आज्ञा स्वामी। अब कल प्रातः ही मैं राजा जोगिंदर के पास से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, जिससे वे संघर्ष की स्वीकृति दे देंगे। अगले दिन जब महिपाल राजा जोगिंदर सिंह के पास पहुंचा, तुम जीवित हो युवक? हाँ राजन, मैं सर जीत चुका हूँ। अब राजकुमारी रूपवती मेरे से विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए। अवश्य, क्यों नहीं, हमें न जाने कब से ही विवाह की प्रतीक्षा थी युवक। अगले ही पर राजा जोगिंदर सेवकों को आदेश दिया, राजकुमारी रूपवती का विवाह की तैयारी अतिशीघ्र की जाए। और राजकुमारी रूपवती व महिपाल का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महिपाल और रूपवती घोड़े पर सवार हुए केतकी परी के महल की ओर चल दिए। मायावी घोड़े, मुझे केतकी परी के महल में ले चल। सिर दी मायावी घोड़े उन दोनों को केतकी के महल में पहुंचा दिया। तुम आ गए राजकुमार? हाँ परिमा, देखो मैं रूपवती को पिशाचिनी चंडालिका की कैद से मुक्ति दिला लाया हूँ। अब गुलनार के विषय में तुमने क्या सोचा राजकुमार? परिमा, सोचा क्या है, मैं
गुलनार से विवाह करने ही तो यहाँ वापस आया हूँ। और तब महल में गुलनार और महिपाल का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महिपाल मेहर सिंह और केतकी से बोला, अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं अपने राज्य दीनापुर वापस लौट जाना चाहता हूँ। वहाँ पिताजी महाराज मेरी प्रति चिंतित होंगे। मेहर सिंह और केतकी ने भारी मन से गुलनार और महिपाल व रूपमती के साथ विदा किया। दीपालपुर पहुंचने पर, राजकुमार तुम कहाँ चले गए थे? हम चारों और तुम्हारी खोज करवाई, तुम्हारा कहीं पता न चला। पिताजी महाराज क्षमा कर दें, मैं आपकी अनुमति के साथ दो विवाह करके आपकी दो बहुएं लाया हूँ, इन्हें आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। और रूपवती और गुलनार दोनों राजा जयपाल के आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात महिपाल अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।